कि जो चल रहा है क्या वही सही है? इज देयर एन ऑल्टरनेटिव? क्या हमें झूठ बताया गया है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं प्रीलिम्स में, एंड पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज वेर कॉजेज फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो लोगों ने बोला ठीक है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, यू आर सेइंग कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ऑल दिस इज गुड, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें कुछ और सिंपल चाहिए। हमें ये सब समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है ऑल ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस अ सोल, एंड इसके साथ ये अहिंसा जब ये ऐड हो गया तो बनता है एक एक्सट्रीम अहिंसा। एंड दिस इज द रीजन कि आप देखते हैं कि जैनिज्म में एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो अब जिसके पास आईफोन नहीं है वो बोलेगा कि मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है। अब सपोज मेरे पास आईफोन है तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे कुछ और आईफोन प्रो मैक्स चाहिए सपोज, ठीक है। फिर जिसके पास आईफोन प्रो मैक्स है वो इस बात से दुखी है कि उसके पास लैम्बोर्गिनी नहीं है, जिसके पास लैम्बोर्गिनी है वो इस बात से दुखी है कि मेरे पास प्राइवेट जेट नहीं, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो हम हमेशा क्या है कि किसी ना किसी चीज से दुखी होंगे ही हमेशा से, ठीक है। एंड दिस दुखी इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे मन में डिजायर्स है। जब आप बहुत से किताबों को पढ़ते हैं यू रियलाइज कि इट वाज मोर ऑफ अ सोशल रेवोल्यूशन, सोसाइटी को चेंज कर रहे थे, क्योंकि रिलीजन का बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। इफ यू सी ही रिजेक्टेड, जो रिलीजन्स उस समय के थे वो जिन चीजों पे फोकस कर रहे थे उन चीजों को तो इन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया था। ही वॉज मोर फोकस्ड अबाउट ब्रिंगिंग गुडनेस टू सोसाइटी। जैसे जैनिज्म में हमने संघ के बारे में पढ़ा था वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। गौतम बुद्ध ऑल्सो फॉर्म्स अ संघ, संघ में आके सब लोग रहते हैं, दे डिस्कस अबाउट द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को स्प्रेड करते हैं एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं इन द संघ। सबसे पहले इस चीज को समझिए आप, जिन चीजों का ये ऑल्टरनेटिव बन गया है, जिन चीजों का रिएक्शन बन गया है, जब यही चीजें फिर से यहाँ पे बुद्धिज्म में आ गई तो लोगों ने सोचा इट इज द ओल्ड थिंग, मतलब वही चीज है जिससे हम बच के यहाँ पे आए थे, नए रिलीजन में आए थे, बट वही चीजें अब यहीं पे आ गई हैं। कौन सी चीजें थी? जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं दैट इज द वैल्यूज, मतलब जो अहिंसा का जो वैल्यू दिया गया वो आज भी फॉलो होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो यू नो कि पेन और पेपर लेकर बैठना है बिकॉज यू विल हैव टू राइट नोट्स। अब व्हाई डू आई इंसिस्ट ऑन राइटिंग नोट्स इन लेक्चर्स के? जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि मेरे लिए पीडीएफ दे देना बहुत आसान है, बट व्हाट इज इजी माइट नॉट बी एफिशिएंट फॉर यू। क्योंकि जब आप लिखते हैं यू एटलीस्ट थिंक अबाउट जो मैंने बोला, राइट? जो आप देख कर लिखते हैं उसको एक बार तो कभी पढ़िएगा आप। सो दैट इज हाउ थोड़ा सा यू विल बी एबल टू टेक अवे फ्रॉम दिस लेक्चर। एंड इसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, रिटेंशन बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो डू PYQs। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, इफ़ यू हैव नेवर अटेंडेड द सेशंस। नाउ कमिंग टू आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 4 विच इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ओके, अब पिछले क्लास की तरह इस क्लास में भी देयर विल बी अ क्वेश्चन, एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करें आंसर करना इन द कमेंट्स। क्वेश्चन इस लेक्चर के बाद आएगा, ठीक है। सो वंस यू वॉच द लेक्चर आपको पता चलेगा एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, देन क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना होगा। पिछले लेक्चर में भी था। नाउ पिछले लेक्चर में हु गिव द करेक्ट आंसर, आई वुड लाइक टू शो यू दैट। सो अलीशा जैन, तो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे से इन्होंने प्रॉपरली लिखा है पूरा, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, कॉन्ग्रेट्स अलीशा। एंड अगर आप भी चाहते हैं करेक्ट आंसर देना तो वेट टिल द एंड, क्वेश्चन देखिए एंड देन कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। नाउ आई वॉज टेलिंग यू कि होलिस्टिकली करना है सब कुछ, राइट? तो PYQs करने वाले हैं हम। PYQs कहाँ करते हैं हम पोल के फॉर्मेट में करते हैं इन द प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म में जो करेंगे दिस इज फ्री, मतलब ऐसा नहीं है कि यू नीड सम सब्सक्रिप्शन या कुछ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू गो टू दी अनअकैडमी ऐप या वेबसाइट, फिर वहां पे यू सर्च माई नेम अरुणव दास। तो वंस यू गो देयर तो वहां पे आपको दिखेगा समथिंग कॉल्ड द फ्री क्लासेस, ठीक है, ये। तो व्हेन यू गो देयर तो यू विल सी कि ऐसा कुछ खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे एज यू कैन सी PYQs क्लास 2 वैदिक एज, PYQs क्लास 1 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अब कल शाम को 8 बजे वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, जहाँ पे हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के PYQs करेंगे। PYQs कैसे करते हैं हम, आई शो यू द क्वेश्चन, फिर आपको आंसर ट्राई करना होता है पोल के फॉर्मेट में। उसके बाद मैं बस आपको आंसर नहीं बताता, आई एक्सप्लेन यू द टॉपिक। फिर उसके बाद हम समझते हैं हर स्टेटमेंट को, हर ऑप्शन को। वी ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कोई स्टेटमेंट गलत क्यों है। एंड देन आई टेल यू कि इन द फ्यूचर एग्जाम्स ऐसा क्या आ सकता है यहां से, हाउ कैन समथिंग बी कनेक्टेड टू दिस एंड बी आस्क्ड। एंड देन
वी ऑल्सो सी कि क्या कोई निमोनिक यूज कर सकते थे, क्या कोई हम हैक यूज कर सकते थे इसको आंसर करने के लिए, दैट। एन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हम सिर्फ यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ही नहीं करते हैं यहाँ पे, वी ऑल्सो टेक अप क्वेश्चंस फ्रॉम सीडीएस सीएपीएफ। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वी विल टेक दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि होलिस्टिकली आप पूरे टॉपिक को कवर कर पाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि कल आप आइएगा शाम को 8 बजे एंड वी विल प्रैक्टिस द PYQs एंड लर्न अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन डिटेल नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं इसके साथ हम उसको जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब ये होलिस्टिकली प्रिपेयर होता है। नाउ कमिंग टू द लेसन। अब देखिए 6th सेंचुरी BCE का समय था। उस समय वर्ल्ड में कई कई जगहों पे इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो रही थी। इसका मतलब ये था कि लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। जो चल रहा था ऑलरेडी रिलीजन में, थॉट प्रोसेस में, इन सब चीज़ों में लोग उनको क्वेश्चन करने लगे। लोगों का मानना था कि जो चल रहा है क्या वही सही है? इज देयर एन ऑल्टरनेटिव? क्या हमें झूठ बताया गया है? तो ऐसे लोग क्वेश्चन करने लगे थे। भारत में भी आप देखते हैं 6th सेंचुरी BCE में लोग अलग अलग तरह से क्वेश्चन करने लगते हैं जो ऑलरेडी प्रिवेलेंट था। व्हाट वाज इट? इट वाज द ब्राह्मणिकल रिलीजन। उसको लोग क्वेश्चन करने लगे। एंड अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि 6th सेंचुरी BCE का ही समय था जब उपनिषद्स कंपोज किए गए थे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट उपनिषद्स, आई टोल्ड यू कि ये क्या था? फिलोसॉफिकल था, इंट्रोस्पेक्शन था। लोग समझ रहे थे चीज़ों को, लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ऐसा ही है, क्यों ऐसा है। सो ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग, ठीक है। तो वैसे ही लोगों ने जब क्वेश्चन करना शुरू किया इंडिया में तो बहुत सारे रिलीजियंस आने लगे उभर के। एंड दीज न्यू रिलीजियंस आई विल टेल यू, इनको एक नाम दिया गया, ठीक है, जिसको बोला जाता है हेटेरोडॉक्स सेक्ट, ठीक है। सेक्ट ये सी है, ठीक है। नाउ ये तो हेटेरोडॉक्स हो गया। अब इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, बट इससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड द ऑर्थोडॉक्स सेक्ट। ऑर्थोडॉक्स ये शब्द आपने सुना होगा इंग्लिश में। ये बेसिकली वही है जो ऑलरेडी चलता आ रहा है, प्रिवेलेंट है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड जो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। अब ऑर्थोडॉक्स रिलीजन कौन सा था भारत में? इट वाज द ब्राह्मणिकल रिलीजन। एंड देन जब लोगों ने क्वेश्चन किया एंड देन दे सेड कि हमें ये फॉलो नहीं करना है, कुछ अलग फॉलो करना है, कहीं और जाना है, किसी और चीज को फॉलो करना है जो ज्यादा सिंपल हो इससे, तो दे वेंट टू द हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स। अब व्हाट आर द हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स? बहुत सारे थे, उनमें से जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट उस समय हुए, दोज वे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अंडरस्टूड? नाउ आई होप यू अंडरस्टूड ये जो मैंने आपको बताया अभी। अब ये जो स्लाइड है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो अगर आप इसके नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो दैट्स फाइन। आपको बस एक काम करना है, अपने नोट्स में लिखना है ऑर्थोडॉक्स सेक्ट एंड हेटेरोडॉक्स सेक्ट, एंड आपको इनका बस एक मीनिंग लिख लेना है गूगल से, बस दैट्स ऑल यू विल डू। अभी नहीं करना है ऑफ कोर्स, आप बस नोट्स में हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स सेक्ट लिख लीजिए, बाद में इसका आप डेफिनेशन एक या मीनिंग एक लिख लीजिएगा गूगल करके, दैट इज इनफ, ठीक है। और इस स्लाइड में कुछ नहीं करना है आपको। नाउ मूविंग ऑन टू दिस, अब हम देखते हैं कि ये कौन से कॉजेस थे जिससे कि राइज हुआ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं प्रीलिम्स में एंड पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज वेर कॉजेज फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन द 6th सेंचुरी BCE, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। ओके, नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रिलीजियस अनरेस्ट हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि जो रिचुअल्स थे लेटर वैदिक एज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पा रहे थे वो, राइट। सैक्रिफाइसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था इन द लेटर वैदिक एज, ठीक है। एंड फॉर ऑल ऑफ दिस आपको चाहिए होता था एक ब्राह्मण, राइट। एंड लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर भगवान से ही बात करनी है, अगर भगवान को मानना है या भगवान से कुछ मांगना है हमें, तो हमें ब्राह्मण की जरूरत क्यों है? ये इंटरमीडियरी हमें क्यों चाहिए? दैट वॉज द क्वेश्चन आई हैड टोल्ड यू अबाउट, राइट। तो इसलिए लोगों ने ये जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे, फिर एक्सपेंसिव वैदिक रिचुअल्स कैसे? क्योंकि अगर आपको ब्राह्मण को बेसिकली लाना पड़ेगा अपने यज्ञ को, हवन को करवाने के लिए, पूजा को करवाने के लिए, यू विल हैव टू पे दैट पर्सन, है ना। ब्राह्मण फ्री में थोड़ी काम करेगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे सामग्रियों की ज़रूरत होती थी, अब सब कुछ नहीं मिल पाता था, राइट।
तो यू विल हैव टू प्रोबेबली गो एंड बाय इट फ्रॉम समवन, किसी से खरीदना पड़ेगा जाके, किसी के घर में मिल रहा है तो आपको जाके फिर उनसे लेना पड़ेगा, तो आपको कुछ पे भी तो करना पड़ेगा, है ना? सो दैट इज वाई ये बहुत एक्सपेंसिव हो चुका था उस समय, तो लोगों को ये पसंद नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन वाज रिच, है ना? एंड देन ये जो सैक्रिफाइसेस थे, ये जो सैक्रिफाइसेस का प्रचलन चल रहा था उस समय, लोग इससे भी खुश नहीं थे। देन आप देखते हैं कि कुछ सुपरस्टिशंस भी आने लगे थे, ब्लाइंडली लोग चीज़ों को फॉलो करने लगे थे, है ना? तो इससे कुछ कन्फ्यूजन होने लगा। फिर मंत्र जो थे, ये सारे संस्कृत में लिखे थे। लोगों को संस्कृत आती नहीं थी, बिकॉज संस्कृत तो आता था सिर्फ इलीट्स को, ब्राह्मण्स को आता था, राइट? तो एक और प्रॉब्लम था, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी, इट्स ऑल कन्फ्यूजन, क्योंकि संस्कृत में जो लिखा है, जो मंत्र लिखे हैं, जो स्पेल्स लिखे हैं, वो नॉर्मल इंसान को नहीं पता, ओके? तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है ब्राह्मण करेगा, ब्राह्मण अपने हिसाब से कर देता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है? एंड इससे सुपरस्टिशन भी हो जाता है कभी कभी, एंड देन पीपल हैव टू फॉलो दिस, एंड पीपल डू नॉट लाइक दिस, ओके? देन there was a need for a simple path to salvation in common language, unlike the philosophical Upanishads। ये समझिए, देखिए, ये मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस समय आया था फ्रॉम उपनिषद्स ओनली, यू कैन से। बट द प्रॉब्लम वाज कि उपनिषद्स जो है, मैंने आपको बताया कि फिलोसॉफिकल थे। अब अगर उपनिषद्स फिलोसॉफिकल है, तो आपको इंटेलेक्चुअली अवेकेंड होना पड़ेगा वो समझने के लिए, एंड वो भी संस्कृत में ही लिखे थे, ऑफ कोर्स, अगेन। तो नॉट एवरीवन कुड रीड इट, जो पढ़ भी रहा था वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत फिलोसॉफिकल है, राइट? आज अगर आप फिलोसॉफी की किताब हिंदी या अंग्रेजी में पढ़े तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो उपनिषद्स तो एकदम हायर लेवल के फिलोसॉफीज थे, समझना मुश्किल था। तो लोगों ने बोला ठीक है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, यू आर सेइंग कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ऑल दिस इज गुड, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें कुछ और सिंपल चाहिए, हमें ये सब समझ में नहीं आ रहा है। गॉट इट? दैट इज वाई उपनिषद्स वेर हेल्पफुल, लेकिन लोग इसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा इसको समझ नहीं पा रहे थे। गॉट इट? देन यू विल सी कि कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हुए हैं, जैसे कि कास्ट का इशू था। इसमें समझिए, हमने पिछले क्लास में कास्ट के बारे में पढ़ा था, वी सॉ हाउ इट बिकेम रिजिड इन द लेटर वैदिक टाइम्स। अब जो सबसे ऊपर था कौन था? ब्राह्मण था। बट रूलर कौन था? पूरा राज्य जो है उसको कौन चलाता था? द किंग, राजा। राजा कौन था? क्षत्रिय था। अब क्षत्रियों का यह मानना था कि अगर हम रूलर हैं तो हमें सबसे ऊपर रहना चाहिए, हम तो दूसरे पायदान पे हैं, तो हमें उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है जितना ब्राह्मण को मिल रहा है। देन कमिंग टू द थर्ड जो पायदान था, जहां पे वैश्यस थे। वैश्यस मर्चेंट्स हुआ करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, तो इनके पास पैसा आ रहा था, तो दे वेर वेल्दी, पैसे थे इनके पास, लेकिन इज्जत नहीं है, क्योंकि तीसरे पायदान पे आते थे। तो ये जो नए नए रिलीजियंस आ रहे थे, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो आ रहे थे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, दीज सॉर्ट ऑफ रिलीजियंस, इनको काफी सपोर्ट मिला फ्रॉम क्षत्रियस एंड द वैश्यस। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर पैसा है तो ये चाहते हैं कि उनको उस स्तर का इज्जत भी मिले, बट नहीं मिल रहा था। क्षत्रियों का, जैसा मैंने आपको बोला, कि वो तो रूलर ही है, फिर भी वो दूसरे पायदान पे हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी किसी चीज पे या ऐसे रिलीजन की तरफ जाए जहां पे कास्ट हो ही नहीं, देयर इज नो कास्ट हायरार्की, व्हाई नॉट गो समवेयर देयर। तो इसलिए आप देखते हैं कि ये जो नए रिलीजन्स आ रहे थे, इनको काफी सपोर्ट मिला फ्रॉम द क्षत्रियस एंड द वैश्यस, ओके? देन दिस इज ऑल हियर, बट द अदर थिंग इज कि आप देखेंगे कि इसमें अदर देन क्षत्रियस एंड वैश्यस, शूद्र जो थे उन्होंने भी काफी सपोर्ट दिखाया। अब शूद्रों के बारे में समझते हैं थोड़ा। देखिए, शूद्र जो थे, दे वर द नॉर्मल कॉमन पीपल, इनके पास ज्यादा कुछ था नहीं। दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑल्सो, दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। इनका काम यही था कि दूसरे जो कास्ट थे, वर्ण थे, उनको सर्व करो, वही काम था। बट उनका ये कहना था कि ठीक है, आप हिंदुइज्म में बोल रहे हैं कि हम सर्व करें, लेकिन हम क्यों सर्व करें? बिकॉज हम अगर इस वर्ण में पैदा हो गए हैं तो क्या ये हमारी गलती है? नहीं। तो जस्ट बिकॉज हम किसी फैमिली में पैदा हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट ही हम दूसरों की सेवा क्यों करें? क्या हमारे पर्सनल एम्बिशंस नहीं है? राइट? तो ऐसी चीजें होने लगी। तो इसलिए यू विल सी
कि ये जो नए रिलीजन्स थे उनको बहुत आसानी से जो लोअर कास्ट थे उन्होंने अपनाया था, बिकॉज इन नए रिलीजन्स में कास्ट हायरार्की नहीं हुआ करती थी। एंड अंडरस्टैंड कि क्यों? क्योंकि ये जो नए रिलीजन्स आ रहे थे, इट वाज सो दीज ऑल रिलीजन्स वेर रिएक्शन टू द ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो जो ब्राह्मणिकल रिलीजन में है, इन नए रिलीजन्स में नहीं होना चाहिए, तभी तो लोग आएंगे, है ना? एंड इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे हम बाद में फिर से आएंगे, ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा कि जो नए रिलीजन्स आ रहे हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स, इनमें वो सब नहीं होना चाहिए जो हिंदुइज्म या ब्राह्मणिकल रिलीजन में था, क्योंकि इसी का तो रिएक्शन ये नए रिलीजन्स है। अगर इनमें भी वही होने लगा जो ब्राह्मणिकल रिलीजन में है, तो क्या लोग इन नए रिलीजन्स में आएंगे? बिल्कुल नहीं, है ना? तो नाउ रिमेंबर दिस, क्योंकि कुछ ऐसा ही बाद में हम देखने वाले हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि इसको आप लिख लीजिए, ठीक है? तो पॉज कीजिए वीडियो को, 1 2 3 पॉज। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ कमिंग टू जैनिज्म। जैनिज्म में वी विल रीड अबाउट द लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर। अब वर्धमान महावीर जो है वो 24th तीर्थंकर है। अब व्हाट इज तीर्थंकर? इफ यू कैन सी हियर देयर इज अ वर्ड रिटन 24th तीर्थंकर। तीर्थंकर इज बेसिकली लीडर। जैनिज्म में जो सबसे बड़ा लीडर होता है दैट इज तीर्थंकर। ओके, अब ये 24वें तीर्थंकर थे। ही वॉज नॉट द फर्स्ट वन, ठीक है? जो पहले तीर्थंकर थे, आई विल जस्ट राइट समवेयर हियर, ठीक है? यहीं पे लिख देता हूं। जो फर्स्ट तीर्थंकर माना जाता है, इट इज सेड कि ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर। ओके, तो इन अ वे अगर आप देखें तो द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज प्रोबेबली नॉट वर्धमान महावीर, ठीक है? बट हमें बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं अबाउट ऋषभ देव, एंड द मोस्ट एविडेंस जो हमें मिलता है जैनिज्म में, दैट वी गेट ऑफ वर्धमान महावीर ओनली, ठीक है? बट ही वॉज द 24th तीर्थंकर, ऐसा जैनिज्म में माना जाता है। देन कमिंग टू द फैक्ट कि ये कैसे बने वर्धमान महावीर, उस पे। अब ये एक क्षत्रिय फैमिली से आते थे, ओके? एंड ये बेसिकली एक गणसंघ में थे। तो गणसंघ में क्या होता है, दीज आर रिपब्लिक्स, है ना? तो रिपब्लिक में क्या होता है कि राजा अकेले बेसिकली डिसीजन नहीं ले पाता है। इट इज अ कलेक्टिव डिसीजन। बहुत से लोग होते हैं जो मिलके डिसीजंस लेते हैं। फाइन। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल थिंकिंग है आपकी, उसको एनकरेज किया जाता है, राइट? आज अगर आप देखिए रिपब्लिक्स, डेमोक्रेसीज, उसमें क्या है, सब लोग अपने ओपिनियंस को दे सकते हैं, डिक्टेटरशिप में नहीं दे सकते हैं, राइट? सो उस समय गणसंघ जो थे वो वैसे ही हुआ करते थे। दोज वेर रिपब्लिक्स ऑफ दैट टाइम। अब ऐसे ही एक रिपब्लिक में वर्धमान महावीर थे। फिर 30 साल की उम्र में ही वॉज मैरिड बाय द वे, ठीक है? उनकी एक बेटी थी। बट 30 साल की उम्र में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ऑल हिज बेसिकली राज्य, फैमिली लाइफ, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि इनको चाहिए था एक ट्रूथ। He wanted to know what this life is about, what is the purpose of our life, and the supreme knowledge जिसे कहते हैं, वो ये जानना चाहते थे। तो इसलिए बेसिकली ही लेफ्ट बिहाइंड एवरीथिंग। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। 12 साल तक ये घूमते रहे एंड इन द 13th ईयर फाइनली इनको मिला हाईएस्ट नॉलेज, जिसको केवल ज्ञान या कैवल्य भी बोलते हैं इन जैनिज्म। ओके, एंड फिर ये बन गए जीना। इनको जीना भी बोलते हैं। वैसे ये वर्धमान महावीर बने इसके बाद, बट इनको जीना भी बोला जाता है। जीना का मतलब है कॉन्करर, जिन्होंने कॉन्कर कर लिया। अब देखिए इन्होंने क्या कॉन्कर किया, इस बात को समझिए। कॉन्करर बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने खुद पे कॉन्कर किया था। जो क्रोध है उस पे इन्होंने कॉन्कर किया, जो इनका मोह है उस पे इन्होंने कॉन्कर किया। तो बेसिकली ये जितने वाइसेस होते हैं हम ह्यूमंस में, उनको कॉन्कर कर लिया था। एंड बाई दैट ही बिकेम द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है? इन्होंने यूजुअली जो हम समझते हैं कि कॉन्कर करना मतलब ऐसा होता है किसी को हरा के पूरा एकदम सबसे बड़ा राजा बन गया, वो नहीं है। ही कॉन्कर्ड हिज इंटरनल डीमंस, एंड तब जाके वो बने जीना, ठीक है? अब क्योंकि ये जीना है तो इनके फॉलोअर्स जो है उनको बोला जाता है जैन्स, ठीक है? फिर इसके बाद जब इनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद ये लोगों को देने लगे ये ज्ञान।
बताने लगे कि दिस इज व्हाट अबाउट इज, ऑफ कोर्स हम इनकी टीचिंग्स के बारे में अभी पढ़ेंगे, बट दैट इज व्हाट ही डिड हिज एंटायर लाइफ आफ्टर इनको केवल ज्ञान मिल गया। ठीक है, उसके बाद फाइनली 30 साल बाद, जब 30 साल इन्होंने प्रीच किया, उसके बाद एट द एज ऑफ 72 इनका देहांत हुआ एट राजगृह। ठीक है, राजगृह जो मगध में है या था रादर। ठीक है, राजगृह वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ मगध बाय द वे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा हमें। सबसे पहले वर्धमान महावीर ने जो दिया, सो ही गेव अस 3 रत्न, 3 रत्न दिए इन्होंने। ठीक है, व्हाट आर 3 रत्न? एज यू कैन सी 3 रत्न है यहाँ पे। सबसे पहला है राइट फेथ। राइट फेथ ये है कि महावीर ने जो सिखाया है उस पे आपको बिलीव करना है। फाइन, देन कम्स राइट नॉलेज। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, दिस इज अ रिलीजन, है ना, लेकिन वर्धमान महावीर क्या बोल रहे हैं कि देयर इज नो क्रिएटर। ये गॉड का कॉन्सेप्ट जो है ये नहीं मानते हैं, देयर इज नो गॉड। रादर इनका कहना है कि हर चीज में देयर इज सोल, मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइफ। मतलब हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, हम में तो सोल है, ये तो बहुत आसान है हमारे लिए समझना। लेकिन पत्थर जो है उसमें भी सोल है, पानी में भी सोल है, एवरीथिंग दैट इज इनएनिमेट जिसे हम बोलते हैं इन इंग्लिश, उस सब में सोल है। दैट इज व्हाट ही सेज। एंड इंटरेस्टिंगली ये भी बोलते हैं कि बिकॉज हर चीज में सोल है, मतलब जमीन में भी सोल है। तो ये जो है एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा ले लेता है, इस पे मैं आऊंगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द अदर वन, त्रिरत्न जो है, एक है राइट कॉन्डक्ट, मतलब आपको 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। अब ये कौन से व्रत है समझिए। सबसे पहला है अहिंसा, किसी को इंजोर नहीं करना है। क्यों इंजोर नहीं करना है? बिकॉज एवरीथिंग पोजेसेस अ सोल, हर चीज में सोल है, राइट? तो आप किसी भी चीज को अगर हर्ट करोगे, जैसे पत्थर को जोर से मार दिया पत्थर से, या पत्थर को कहीं जोर से फेंक दिया, तो इट विल बी हर्ट, ऐसा मानना था जैनिज्म में। फाइन, देन द नेक्स्ट वन इज कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, एंड आप प्रॉपर्टी भी एक्वायर नहीं करेंगे। ये 4 व्रत है। 5वां जो है दैट इज नॉट टू लीड एन इमोरल लाइफ, का मतलब ये है सेलिबसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ब्रह्मचर्य का पालन जो है, इसमें इट इज नॉट जस्ट फिजिकल ब्रह्मचर्य, इट इज ऑल्सो ब्रह्मचर्य ऑफ थॉट्स, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स आपके माइंड में आने ही नहीं चाहिए। द एक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी जो है दैट तो वो तो मतलब बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, बट इवन सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर्स शुड नॉट कम टू योर माइंड। दैट एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य आपको पालन करना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो है ऑल ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस अ सोल, एंड इसके साथ ये अहिंसा जब ये ऐड हो गया तो बनता है एक एक्सट्रीम अहिंसा। एंड दिस इज द रीजन कि आप देखते हैं कि जैनिज्म में एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो जमीन पे हल चलाते हैं, राइट? और जब हल चलाएंगे तो उसमें जमीन में जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे। हल चलाने के लिए आपको बैल की जरूरत होगी, तो बैल को तो कष्ट हो रहा है ना इसमें। सो इन अ वे यू विल बी नॉट डूइंग एनी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इफ यू आर फॉलोइंग जैनिज्म। फिर आप देखते हैं कि एसेटिसिज्म इन्वॉल्व स्टार्वेशन एंड न्यूडिटी। इसको समझिए अभी, मतलब आप एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वैसे रहेंगे, ठीक है, एकदम ही परिव्रजक सॉर्ट ऑफ पर्सन जो बस घूम रहे हैं यहां से वहां, एंड लुकिंग फॉर द करेक्ट आंसर्स या सुप्रीम नॉलेज। ये इसमें इफ यू सी स्टार्वेशन की बात की गई है। स्टार्वेशन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाएंगे ये, बट कुछ कुछ जैन मुनि कुछ ऐसे व्रत लेते हैं जहां पे ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन रिचुअल्स ऑल्सो जहां पे आप देखते हैं कि ये खुद को स्टार्व करके मार डालते हैं। ठीक है, बेसिकली दे आर गिविंग अप देयर लाइफ। ओके, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूडिटी। ओके, न्यूडिटी का मतलब ये है, वर्धमान महावीर का कहना था कि आप कोई भी ऐसी चीज जिससे आप अट्रैक्ट हो जाए, अटैच्ड हो जाए या जिसमें इंडल्जेंस हो, इन चीजों से दूर रहेंगे। तो न्यूडिटी कैसे हेल्प करेगी? अगर आप कपड़े पहनते हैं तो
ऐसा हो सकता है कि यू विल गेट अटैच्ड टू योर कपड़े। आज आप देखते हैं कि लोग डिज़ाइनर क्लोथ्स खरीदते हैं। लोग अपने कपड़ों को फैशन के हिसाब से पहनते हैं कि ये पुरानी जीन्स है, ये नहीं पहनते हैं क्योंकि आजकल ये फैशन नहीं रहा। लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि यू आर अटैच्ड टू क्लोथ्स, है ना? आप चाहते हैं कि हम सिल्क क्लोथ्स पहने, आप चाहते हैं कि ये ऐसा जैकेट पहन ले, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि एक मोह आप में है कि यू आर अटैच्ड टू ऑल दीज थिंग्स, इंडल्जेंस है ये। तो इसको भी हमें नहीं करना है। दैट इज व्हाट जैनिज्म इज सेइंग, क्योंकि जब आप कपड़े ही नहीं पहनेंगे तो आप कैसे इसके साथ आप अटैच्ड होंगे, राइट? तो देयरफॉर यू विल बी फॉलोइंग न्यूडिटी, ऐसा बोला वर्धमान महावीर ने। नाउ द अदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज अबाउट स्टारवेशन। अगर स्टारवेशन के बारे में आपको समझना है कि जैनिज्म में कैसे फॉलो होता है, एंड अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है इसके बारे में, तो देयर इज अ ब्यूटीफुल फिल्म जो मैं चाहूंगा कि आप देखें, ठीक है? वैसे तो ये इन अ वे इंग्लिश हिंदी दोनों का मिक्स है, पर अगर आप देख पाते हैं तो प्लीज देखिएगा। इट इज देयर ऑन यूट्यूब, ठीक है? शिप ऑफ थीसियस, ये एक फिल्म है। अगर आपके पास समय है देखने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी, तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4 स्टोरीज है, उनमें से एक स्टोरी जो है एक जैन मुनि के बारे में है। देयर यू विल गेट टू सी अबाउट हाउ ये स्टार्व करके खुद को मार डालते हैं। अबाउट दीज थिंग्स यू विल गेट टू सी, एंड जैनिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी आपको इस फिल्म में बताया जाता है। तो इफ इंटरेस्टेड, अगर आपको फिल्मों का शौक है तो आप इसको देख सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? तो अब मैं चाहूंगा कि आप ये जो स्लाइड है, जो कुछ भी लिखा है इसमें, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ओके, सो 1 2 3 पॉज एंड राइट। ओके, तो आई होप आपने लिख लिया होगा जो भी है यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, कि जैनिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। सबसे पहली चीज जो की थी वर्धमान महावीर ने ही की थी इसको स्प्रेड करने के लिए, दैट वाज कि उन्होंने संघ बनाए थे। संघ इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं, एंड दे डिस्कस अबाउट जैनिज्म। वो जो रूल्स बताए गए हैं जैनिज्म के, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है? एंड जो ज्ञान है जैनिज्म का, उसको वो प्रीच करते हैं उसके बाद। फाइन, तो दिस इज अ संघ। अब संघ जो है, इसमें मेन एंड वीमेन, पुरुष और महिला दोनों अलाउड थे और दोनों आके रह सकते थे। बट दिस इज अबाउट द संघ जो वर्धमान महावीर ने बनाया था, ठीक है? ऐसा ही कुछ हम फिर बुद्धिज्म में भी देखेंगे, तो डोंट कंफ्यूज देयर, ओके? बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द संघ जो वर्धमान महावीर ने बनाया था। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि राजा इसको बहुत सपोर्ट करने लगे थे, है ना, क्षत्रिय। तो यहाँ पे भी यू स्टार्ट सीइंग कि बहुत से डायनेस्टीज है जिन्होंने सपोर्ट किया था इनको। एंड द मोस्ट फेमस वन इज चंद्रगुप्त मौर्य, जो मगध में रूल कर रहे थे, मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है? उनके फाउंडर जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी फॉलो करने लगते हैं जैनिज्म को। डाउन साउथ अगर आप देखें तो डायनेस्टीज लाइक गंगास, कदम्बास, चालुक्यास, राष्ट्रकूतास, ये भी सपोर्ट करते थे, पेट्रनेज देते थे जैनिज्म को। फिर आता है द ग्रेट स्कीज्म, इसको समझिए। स्कीज्म का मतलब है बेसिकली डिवाइड, ठीक है? तो 4th सेंचुरी BCE का समय था, ठीक है? जब ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, वहां पे ये देखा गया कि शायद अकाल आ रहा है। तब तक आया नहीं था, बट आने वाला है। ग्रेट फैमिन एक आने वाला है। तो इसमें क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, वी विल शिफ्ट फ्रॉम हियर, ओके? तो जो जैन एक लीडर थे इनके, भद्रबाहु, इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य साउथ की तरफ चले गए। नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट। यहां पे अगर आप देखिए क्लियरली भद्रबागु लिखा हुआ है। भद्रबागु तब मिलेगा जब आप किसी साउथ इंडियन ऑथर की किताब पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज तमिलनाडु हिस्ट्री बुक, राइट? तो इसलिए भद्रबागु लिखा गया है। बट इन अदर बुक्स यू विल फाइंड इट इज भद्रबाहु। अगर कहीं पे भद्रबाहु लिखा हो, इट इज द सेम पर्सन। अगर भद्रबागु लिखा हो, इट इज ऑल्सो द सेम पर्सन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु और अपने फॉलोअर्स के साथ कहाँ गए? साउथ में गए। साउथ में कहाँ? कर्नाटका में एक जगह है विच इज नोन एज द प्लेस श्रवण बेलगोला, ठीक है? श्रवण बेलगोला या ये लोग शिफ्ट हो गए, और कुछ लोग जो है वो रह गए नॉर्थ में ही, ओके? तो नॉर्थ में जो लोग रह गए, दे वर अंडर अनदर लीडर, ठीक है, स्थूलबाहु, एंड यहां पे भद्रबाहु है नीचे इन द साउथ। अब जो लोग साउथ में आ गए हैं, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो फॉलोअर्स है श्रवण बेलगोला में, ये बोल रहे थे कि हम जो ओरिजिनल टीचिंग्स है ऑफ वर्धमान महावीर उनको फॉलो करेंगे। तो ये बन गए दिगंबर,
स्काई क्लैड, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझिए, दे विल बेसिकली फॉलो एग्जैक्टली जो वर्धमान महावीर ने कहा, मतलब कि न्यूडिटी को फॉलो करेंगे। स्काई क्लैड, कुछ नहीं पहनेंगे, हम आसमान को ही पहनेंगे, दैट इज स्काई क्लैड। अब जो नॉर्थ में रह गए थे स्थूल बाहु के साथ, नाउ व्हाट वेयर दे वेयर श्वेतांबर्स। श्वेतांबर्स मतलब दे विल वेयर व्हाइट क्लोथ्स, सफेद कपड़े पहनेंगे, क्योंकि इनका मानना था कि हमें थोड़ा समय के साथ बदलना चाहिए, बट वी विल ऑल्सो स्टिक टू जो आइडियाज है, जो प्रिंसिपल्स थे वर्धमान महावीर के, उनके साथ ही हम स्टिक करेंगे, बट समय के साथ थोड़ा चीजों को चेंज करेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम सफेद कपड़े पहनेंगे। सफेद कपड़े जो है उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, क्योंकि कलर ही नहीं है कोई, राइट तो आप कैसे ही अट्रैक्ट हो सकते हैं सफेद कपड़ों से। सो दैट इज वाई व्हाट दे सेड कि लेट्स बी पीपल हु विल वेयर व्हाइट क्लोथ्स, ठीक है। तो ये बन गए श्वेतांबर। अब क्या हुआ, कुछ काउंसिल्स हुए, टू बी वेरी प्रिसाइज 2 काउंसिल्स हुए थे ऑफ जैनिज्म। इन काउंसिल्स में क्या होता है कि सारे जैन जो स्कॉलर्स है, जैन मुनि है, ये लोग सब आते हैं एंड ये डिस्कस करते हैं अबाउट द रिलीजन, आगे कैसे लेके जाना है इसको, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलीजियस लिटरेचर इज देयर, क्या कुछ रिलीजियस लिटरेचर है जिसको कंपाइल करना है, ये सारी चीजें यहाँ काउंसिल्स में होती है। ऐसा ही बुद्धिज्म में भी होता है। जैनिज्म में इफ यू सी, जो पहला काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, अराउंड 3rd सेंचुरी BC का समय था तब, और दूसरा जो काउंसिल हुआ था वो वल्लभी में हुआ था 5th सेंचुरी AD में। अब ये जो वल्लभी में हुआ था 5th सेंचुरी AD, उस समय कंपाइलेशन हुआ था अंगाज का। नाउ व्हाट आर अंगाज? 12 अंगाज है, ठीक है, 12 अंगाज आर देयर व्हिच आर बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स ऑफ जैनिज्म। ओके, तो ये जैन लिटरेचर है जहाँ पे जैनिज्म के बारे में लिखा गया है, द आइडियाज, फिर कौन सी रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे सब कुछ एक साथ कंपाइल किया गया। एंड देयर आर 12 वॉल्यूम्स ऑफ अंगास, तो इसलिए 12 अंगास आर देयर, फाइन। तो ऐसे फाइनली द काउंसिल्स हैड बेसिकली डिसाइडेड कि कैसे वी विल टेक फॉरवर्ड जैनिज्म। ओके, अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड ऑफ कोर्स आई हैव टू लेट यू राइट द नोट्स, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए अभी एंड इसको लिख लीजिए, ठीक है। सो 1 2 3 पॉज। आई होप हो गया होगा आपका, लिख लिया आपने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। अब जैसे जैनिज्म में हमने देखा था कि वर्धमान महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर, यहां पे यू विल सी कि बुद्धिज्म की स्टोरी थोड़ी अलग है। देयर वाज नो बुद्धिज्म बिफोर गौतम बुद्ध, ठीक है। अब गौतम बुद्ध को समझने के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हिज लाइफ। ये भी एक क्षत्रिय ही थे, ये भी राजा के बेटे थे। नाउ द थिंग इज कि इनकी लाइफ में क्या हुआ कि इनके पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, और उसके बाद कुछ बड़े मुनीज या संत लोग जो थे ये आए राजा के पास। इन्होंने जब गौतम बुद्ध को देखा, सिद्धार्थ नाम था वैसे इनका, उनको देखने के बाद उन्होंने बोला कि ये जो बेटा है आपका, ये बहुत बड़ा कुछ करेगा, ही विल बी अ कॉन्करर। नाउ द थिंग इज कि कॉन्करर 2 वेज में बन सकते हैं ये। एक तो कि बहुत बड़े प्रतापी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, दैट इज वन वे। द सेकेंड वे इज कि शायद ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे और इन्हें सुप्रीम नॉलेज मिल जाएगा, एक ऐसा ज्ञान जो लोगों को मिलता नहीं है बहुत आसानी से, लोग इसके लिए तरसते रहते हैं, वो ज्ञान इनको मिल जाएगा। एंड ही विल कॉन्कर एवरीवन विद दैट नॉलेज, ऐसा बोला गया। अब देखिए, अगर कोई राजा है और अगर उन्हें पता चले कि उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ होने वाला है कि शायद वो सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको बहुत डर लगेगा, राइट। तो मतलब क्यों ही ये पूरा राज्य और ये सब पैसे एंड क्यों ही, राइट। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ये तभी सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा जब इसको कोई दुख होगा, है ना। जब लोग दुखी होते हैं तभी उनको ये फीलिंग आती है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। जब लोग सुखी है तो लोग भोग कर रहे हैं, राइट, दे आर जस्ट एंजॉइंग द फ्रूट्स। तो इसलिए क्या हुआ कि राजा ने ऐसा किया कि इसको हम बहुत आराम से रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, पैलेस में जो भी सुविधाएं चाहिए सब कुछ रहेंगी, एवरीथिंग विल बी देयर। शादी भी करवा दी, ओके। इसका फिर सिद्धार्थ का एक बेटा भी हो गया, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस वाज गोइंग ऑन। लेकिन एक रात की बात है
जब सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि उस रात को सिद्धार्थ जो है अपने सारथी के साथ रथ पे निकले रात को। उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा आगे तक चलते हैं, देख के आते हैं इस राज्य में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या चल रहा है। सो ऑल ऑफ दैट ही वांटेड टू सी बेसिकली। फिर जब वो गए तो इनको 4 चीजें मिली या 4 लोगों से मिले ये। पहला तो एक बूढ़े व्यक्ति से मिले। जब बूढ़े व्यक्ति से मिले तो इन्हें पता चला कि लोग बूढ़े भी होते हैं। मैं जैसे आज जवान हूं, ही वाज 29 ईयर्स एट दैट टाइम। तो उनको लगा कि अरे, तो मतलब मैं हमेशा ऐसा नहीं दिखूंगा, एक समय पे मैं ऐसा वीक, ओल्ड ऐसा भी बन जाऊंगा। दैट वाज अ रियलिटी दैट हिट हिम। फिर उसके बाद वो एक बीमार व्यक्ति से मिलते हैं, तो ही रियलाइजेस अच्छा, तो लोग बीमार भी होते हैं, मतलब हमेशा मैं ऐसा स्वस्थ नहीं रहूंगा, कभी बीमार भी पड़ने वाला हूं। फिर ही मीट्स अ कॉर्प्स, डेड बॉडी आपको एक उनको दिखता है। एक डेड बॉडी से ये रियलाइज करते हैं कि अच्छा, लोग मर भी तो जाते हैं, मतलब हमेशा सब कुछ ऐसा खुशी खुशी नहीं रहेगा। एक दिन मेरे पिताजी चल बसेंगे, फिर माई वाइफ विल डाई, माई सन विल डाई समडे, आई विल डाई समडे, एंड जब मैं मरूंगा या मेरा मेरा कोई अपना मरेगा फ्रॉम माई फैमिली, तो दुख तो होगा बाकियों को। सो देर इज अ सोरो ऑल्सो। ये बात उन्हें तब पता चली। फिर उसके बाद वो मिलते हैं एक परिव्रजक से, जो यहां से वहां घूम रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, लुकिंग फॉर आंसर्स। जब ये हुआ, इनकी लाइफ बदल गई। ये जो 4 लोगों से या 4 इंसिडेंट्स जो हुए एक ही रात में, हिज लाइफ चेंज कंप्लीटली। उन्होंने अपने सारथी को बोला कि आप घर जाओ, एंड ही जो ये प्रिंस वाले कपड़े पहन के आए थे, वो सब कुछ उनको दे दिया, बोला कि आप घर जाइए। फिर सारथी ने पूछा आप, तो उन्होंने बोला कि बोल देना कि मैं चला गया हूं। तो सिद्धार्थ लीव्स एवरीथिंग, छोड़ छाड़ के चले गए सब कुछ, ही गोज अवे। ठीक है, तो नाउ व्हाई डिड ही गो अवे, इस बात को समझिए आप। इन्होंने ये रियलाइज किया कि जो भी इनको अब तक बताया गया था, 29 की एज तक जो भी बताया गया था, जो भी दिखाया गया था, सब कुछ झूठ था। इट वॉज ऑल अ फसाड, देयर वाज नो रियलिटी देयर। तो इनको चाहिए था रियलिटी, इनको चाहिए था वो रियल नॉलेज, इनको जानना था कि और क्या मैं नहीं जानता। ये सिंपल चीजें हैं, यही सब मुझे नहीं पता थी, तो और भी बहुत कुछ होगा जो मुझे नहीं पता है, एंड आई वॉन्ट टू नो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसलिए ये सब कुछ छोड़ के निकल पड़ते हैं। फिर ये बोध गया में बोधि ट्री के अंडर काफी दिनों तक मेडिटेट करते हैं, तपस्या करते हैं। इससे पहले ये बहुत सारे रिलीजियस, जो अलग अलग रिलीजन्स थे, उनके लीडर्स से ये बातचीत करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, समझना चाहते हैं कि वो रिलीजियंस कैसे हैं, एंड ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि जो प्रिवेलिंग रिलीजन था, जो हिंदुइज्म था, उससे कैसे सब कुछ अलग था। सो ऑल ऑफ दिस ही ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर फाइनली 35 की एज में बोध गया में अंडर द बोधि ट्री इनको मिलता है द सुप्रीम नॉलेज। ठीक है, और फिर ये बन जाते हैं बुद्ध, दैट इज द एनलाइटेंड वन। ठीक है, तो बेसिकली इनको निर्वाण प्राप्ति हुई यहां पे। गॉट इट? तो हमने जो बेसिकली पढ़ा था इन जैनिज्म, केवल ज्ञान, वही है निर्वाणा। निर्वाणा इज नॉट दैट बैंड आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द सुप्रीम नॉलेज जो ये गेन करते हैं। फाइन, इसके बाद वंस ही गेट्स द सुप्रीम नॉलेज, फिर वो जाते हैं एक से दूसरी जगह, एंड ये जो ज्ञान इनको मिला था उसको वो स्प्रेड करते हैं। जो इनका पहला सरमन था वो वाराणसी के पास सारनाथ है, वहां पे इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। ओके, वहां पे इनके कुछ डिसाइपल्स थे, उनको इन्होंने बताया अबाउट द ज्ञान, एंड फिर उनको बोला कि यू ऑल्सो गो अहेड एंड टेल अदर पीपल, एंड ही हिमसेल्फ ऑल्सो वेंट अहेड एंड टोल्ड अदर पीपल। जगह जगह वो घूमने लगे एंड लोगों को बताने लगे अबाउट हिज आइडियाज, हिज टीचिंग्स। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। अब ये जो पहला इन्होंने सरमन दिया था सारनाथ में, इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। धर्म चक्र एकदम छोटे से यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, परिवर्तन। ओके, सो इस इवेंट को आपको याद रखना है। ऐसे ही बुद्ध के लाइफ में बहुत से इवेंट्स है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो ऑफ कोर्स तमिलनाडु के हिस्ट्री बुक में तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, बट व्हेन यू रीड अबाउट बुद्धिज्म,
बाद में लेटर इन योर अदर बुक्स, या अगर कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हैं या कहीं टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो वहाँ से यू विल गेट ऑल ऑफ दिस नॉलेज। ठीक है, तो इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। फिर एट द एज ऑफ 80 कुशीनगर में इनकी डेथ हुई। अब ये जो जगह है, कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ इनको बेसिकली निर्वाण प्राप्ति हुई, कहाँ पे पहला सरमन दिया, कहाँ पे इनकी डेथ हुई, ये सारे जगह जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें एंड ये सब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक बार लिख ले। ठीक है, सो 1 2 3 पॉज। ओके, हो गया, फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जहां पे हम समझने वाले हैं अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। अब टीचिंग्स में जब हम जाते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे द 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 नोबल ट्रूथ्स, अब इसको समझिए क्या है। बहुत ही सिंपल चीज है इसमें कि बुद्ध ने बोला कि हमारा लाइफ जो है उसमें सफरिंग बहुत ज्यादा है, या द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो लिविंग इन इट, तो आवर लाइफ ऑल्सो इज फुल ऑफ सफरिंग, मतलब हमेशा हम दुखी रहेंगे। एंड वाई आर वी दुखी, सफरिंग लाइफ में क्यों है? क्योंकि हमारा जो है डिजायर है। ओके, सो द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। अगर हम डिजायर नहीं करेंगे तो सफरिंग नहीं होगी, क्योंकि हम डिजायर करते हैं इसलिए सफरिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये फोन है एक, ठीक है, दिस फोन, अगर दिस इज बाय द वे आईफोन, ठीक है, तो अब जिसके पास आईफोन नहीं है वो बोलेगा कि मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास आईफोन है तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे कुछ और आईफोन प्रो मैक्स चाहिए सपोज। ठीक है, फिर जिसके पास आईफोन प्रो मैक्स है वो इस बात से दुखी है कि उसके पास लैम्बोर्गिनी नहीं है, जिसके पास लैम्बोर्गिनी है वो इस बात से दुखी है कि मेरे पास प्राइवेट जेट नहीं है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, तो हम हमेशा क्या है कि किसी ना किसी चीज से दुखी होंगे ही हमेशा से। ठीक है, एंड दिस दुखी इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे मन में डिजायर्स है। अगर ये डिजायर ही नहीं होंगे, ठीक है, तो यू विल नेवर हैव एनी फॉर्म ऑफ सफरिंग, ये बुद्ध ने बोला। अब बात ये है कि अगर हम डिजायर को बिल्कुल ही खत्म कर दे तो सफरिंग खत्म हो जाएगी, ये मैंने बोला आपको। बट ये करना कैसे है, दिस इज द होल पॉइंट। इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता, राइट? तो बुद्ध ने बोला कि आपको सिर्फ 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना है। अगर आप 8 फोल्ड पाथ को फॉलो कर लेंगे तो जो आपके डिजायर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। डिजायर अगर खत्म हो गए तो सफरिंग खत्म हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब समझिए व्हाट इज द 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ में बुद्ध ने बताया कि आपका राइट व्यू होना चाहिए, राइट रिजॉल्व होना चाहिए, राइट स्पीच होना चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये 8 चीजें आपको करनी है। अगर ये आपने कर लिया तो यू विल एक्चुअली बी फॉलोइंग द 4 नोबल ट्रूथ्स। अगर 4 नोबल ट्रूथ्स आप फॉलो कर रहे हैं तो लाइफ में सफरिंग नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल सा आइडिया था बुद्ध का। ऑफ कोर्स इसको फॉलो करना उतना आसान नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट, नहीं तो हम सब इसको फॉलो कर चुके होते, राइट? बट इट्स नॉट दैट इजी। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि मैंने आपको बताया था कि इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म या ब्राह्मणिकल रिलीजन में जो है उसमें बहुत सारा सुपरस्टिशन आ चुका था, ब्लाइंड फेथ था इसमें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि कोई रिचुअल अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, राइट? तो बुद्ध ने बोला ऑलवेज फोकस ऑन रैशनलिज्म, मतलब रीजन ओवर ब्लाइंड फेथ। कोई भी आप काम कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन कीजिए, ऑलवेज आस्क। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां पे हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, राइट? नाउ व्हाई आर वी रीडिंग दिस क्वेश्चन, कि ये जो हमारे एजुकेटर है अरुणव दास, ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें जैनिज्म बुद्धिज्म? क्वेश्चन अगर आप मुझे पूछेंगे तो इसका आंसर ये है कि बिकॉज देयर हैव बीन वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ऑलमोस्ट हर साल ही जैनिज्म बुद्धिज्म से सवाल पूछा जाता है प्रीलिम्स में, मेंस में भी आप क्वेश्चंस देखते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म के, तो इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने आपको रीजन दे दिया इसका कि क्यों पढ़ना है ये, तो नाउ यू नो कि क्यों पढ़ना है, तो यू कैन गो एंड रीड इट अच्छे से। आप PYQs देखेंगे जो ऑफकोर्स हम करने भी वाले हैं, है ना? तो ये सब कुछ जब आप करते हैं देन यू विल रियलाइज कि ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको हमें अच्छे से करना पड़ेगा। जब रिवीजन करेंगे इस पे हम प्रायोरिटाइज करेंगे। दैट इज हाउ यू यूज रीजनिंग। ठीक है,
तो ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि ये चैप्टर पढ़ना है तो आप पढ़ रहे हैं, बट वाई, क्वेश्चन दैट, ठीक है। दैट इज व्हाट बेसिकली वाज द आइडिया ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। देन एक और आइडिया है अबाउट कर्म एंड सोल। तो उन्होंने बोला कि आप कर्म पे एम्फेसाइज कीजिए, मतलब अच्छे काम कीजिए। अब नॉट बिकॉज कि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा, ये बात नहीं थी। अच्छे कर्म का मतलब ये है यहाँ पे बाय गौतम बुद्ध कि देयर हैज टू बी लव एंड कंपैशन, राइट। आप हर जीव से, हर प्राणी से आप लव एंड कंपैशन से पेश आएंगे, तो सबके साथ आप अच्छा ही करेंगे। दिस इज गुड कर्मा दैट ही वाज टेलिंग अबाउट, गुड डीड्स, अच्छे काम करना, दिस इज व्हाट ही मेंट, ठीक है। ये अगर आप सोच रहे हैं कि आप अच्छा करेंगे आपके साथ भी अच्छा होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे कर्मों का यही मतलब है कि आप बस सबके साथ अच्छा करेंगे, बिकॉज देयर इज लव एंड कंपैशन जो हमको दिखाना पड़ता है टुवर्ड्स एवरी लिविंग बीइंग। दिस वाज द आइडिया। एंड आता है फिर उसके बाद द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ये जो आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल है, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया बुद्ध ने। अब सोचिए क्यों रिजेक्ट किया होगा? क्योंकि बुद्ध टॉक्स अबाउट रैशनलिज्म। क्या सोल आप प्रूव कर सकते हैं? हैव यू सीन द सोल? नो, नेवर, है ना। तो इसलिए गौतम बुद्ध का कहना था कि सोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो ही रिजेक्टेड दिस होल आइडिया, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि इट वाज अ रिएक्शन टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, तो इसलिए सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया गया। सारे कास्ट के लिए ये ओपन था, ठीक है। कोई भी वर्ण, कोई भी कास्ट से आप हो, यू कैन ऑलवेज कम एंड बी अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। दिस वाज द होल आइडिया, ठीक है। अगर आप देखें, इन अ वे बुद्धिज्म वाज मोर ऑफ अ सोशल रेवोल्यूशन रादर देन बीइंग अ रिलीजियस रेवोल्यूशन। लोग अक्सर बोलते हैं कि रिलीजियस रेवोल्यूशन लाया था बुद्धिज्म ने, लेकिन ऐसा सही नहीं है। जब आप बहुत से किताबों को पढ़ते हैं, यू रियलाइज कि इट वाज मोर ऑफ अ सोशल रेवोल्यूशन, सोसाइटी को चेंज कर रहे थे, क्योंकि रिलीजन का बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। इफ़ यू सी, ही रिजेक्टेड जो रिलीजन्स उस समय के थे, वो जिन चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, उन चीज़ों को तो इन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया था। ही वॉज मोर फोकस्ड अबाउट ब्रिंगिंग गुडनेस टू सोसाइटी, अंडरस्टूड। तो नाउ मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें एंड जो भी नोट्स है आप इसको लिख लीजिए अभी। ओके, 1 2 3 पॉज। तो आई होप आपने लिख लिया होगा ये। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब समझते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म को। जैसे जैनिज्म में हमने संघ के बारे में पढ़ा था, वैसा ही कुछ यहां भी होता है। गौतम बुद्ध ऑल्सो फॉर्म्स अ संघ। संघ में आके सब लोग रहते हैं। दे डिस्कस अबाउट द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को स्प्रेड करते हैं एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं इन द संघ। इनिशियली क्या था कि संघ में सिर्फ पुरुषों को ही अलाउ किया गया था बाय गौतम बुद्ध, ठीक है। इनको भिक्षुस बोलते थे। बट लेटर ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ आनंद, आनंद एक डिसाइपल थे बुद्ध के, जब उन्होंने बोला कि महिलाओं को भी हमें अलाउ करना चाहिए इन द संघ, तो फाइनली महिलाओं को भी अलाउ किया गया बाय गौतम बुद्ध। इनको भिक्षुनीज कहते थे बाय द वे, ठीक है। और इनकी जो फॉस्टर मदर थी, वो थी पहली भिक्षुनी जो संघ में आती है, ठीक है। फॉस्टर मदर का मतलब ये था, मैंने बताया आपको कि जो सिद्धार्थ की माता जी थी, वो बहुत ही कम समय में, व्हेन ही वाज जस्ट बॉर्न, उसके बाद ही उनका देहांत हो गया था। तो जो इनकी मौसी थी गौतमी, वो इनका पालन पोषण करती थी। दैट वाज हर, शी वाज द फॉस्टर मदर। तो वो पहली भिक्षुनी बनी संघ में। ओके, नाउ ये लाइक आई सेड, इट वाज ओपन टू ऑल कास्ट ऑल्सो। जेंडर का तो मैंने बता ही दिया, कास्ट भी सारे यहाँ पे आते थे। फिर हम देखते थे कि एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है बुद्धिज्म का। हम देखते हैं कि मगध, कौशाल, कौशाम्बी, ऐसे जो महाजनपद है, ये सारे सपोर्ट करने लगते हैं बुद्धिज्म को। फिर आता है सबसे बड़ा इसमें इंपीरियल कैटलिस्ट, या सबसे बड़ा सपोर्ट जो था, इट वाज फ्रॉम अशोक। आपको पता होगा कलिंग के युद्ध के बाद अशोक वाज वेरी सैड अबाउट कि इतने लोगों की जान चली गई। तो उसके बाद वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। जब वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, वो नॉन वायलेंस को अपनाते हैं, अहिंसा को अपनाते हैं। एंड इनके लाइफ का मिशन बन जाता है कि हम जो आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म है उनको स्प्रेड करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, जितनी दूर तक फैला सके। तो विथ हिज एफर्ट्स, अशोका के एफर्ट्स से ही यू स्टार्ट सीइंग कि जो एक ग्लोबल रीच है बुद्धिज्म का, वो बनता है। आज जो आप देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, फिर श्रीलंका में बुद्धिज्म है, चाइना में है, तो ये सारा जो था, ये बेसिकली इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अशोक ओनली। फाइन, नाउ ये तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म है। ओह बाय द वे, यू हैव टू राइट दिस आल्सो, आई कीप फॉरगेटिंग। तो आप
वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको लिख लीजिए, ठीक है। 1 2 3 पॉज एंड राइट। ओके, देन मूविंग ऑन टू दिस, जैसे हमने जैनिज्म में देखे थे 2 काउंसिल्स हुए थे, बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स हुए थे। सबसे पहला जो काउंसिल हुआ था वो एक्चुअली बुद्ध के डेथ के बाद ही हुआ था। एंड अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि जब बुद्ध नहीं रहे तो जो उनके फॉलोअर्स थे दे ऑल केम टुगेदर और उन्होंने बोला कि अब बुद्ध तो नहीं रहे बट उनके आइडियाज को, उनकी टीचिंग्स को हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, उनको आगे लेके जाना पड़ेगा एंड वी हैव टू स्प्रेड इट टू मोर एंड मोर पीपल, राइट। तो इसलिए जस्ट उनके डेथ के बाद ही राजगृह में पहला काउंसिल हुआ था, ठीक है। एंड पहले काउंसिल के 100 साल बाद, मतलब यानी बुद्ध के डेथ के अराउंड 100 साल बाद हुआ दूसरा काउंसिल वैशाली में, ठीक है। यहां पे भी ये डिस्कस करने लगे कि अब 100 साल हो चुके हैं बुद्ध के डेथ के, नाउ हाउ शुड वी गो अबाउट। यहां पे यू विल स्टार्ट सीइंग थोड़ी चीजें, कुछ चीजें, जैसे कि लोग बोलते हैं, कुछ एक ऐसा ग्रुप था जो बोल रहा था कि हमें एकदम ओरिजिनली जो बुद्ध ने बोला है उसी को फॉलो करना है, और एक छोटा सा ग्रुप था, बहुत छोटा सा ही ग्रुप था, जो बोल रहा था कि नहीं हमें चेंज होना चाहिए। जैसे जैनिज्म में आपको याद होगा, वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि वी शुड चेंज आवरसेल्व्स, समय के साथ बदलना चाहिए, आइडियाज को भी थोड़ा बदलना चाहिए, ऐसा बोला। फाइन, बट इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो दिस डिवीजन एंड ऑल ऑफ दैट कुछ वैसा हुआ नहीं। फिर आते हैं तीसरे काउंसिल पे। यहाँ अशोक जो है इन्होंने बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। यहाँ पे आप देखते हैं कि द त्रिपिटका हैपेंड हियर, मतलब 3 बास्केट्स बोले जाते हैं, एक है विनय, एक है सूत्र, एक है अभिधम्मा पिटका, ठीक है। अब इसमें से जो अभिधम्मा पिटका था, अभिधम्मा पिटका, ये जो है ये पहले नहीं था, ये थर्ड काउंसिल ही था जहां पे इसको भी कंपाइल किया गया एंड फाइनली त्रिपिटकास बन गए। एंड उसके बाद एक आता है चौथा काउंसिल जो कश्मीर में हुआ था, ओके, एंड कनिष्क वाज द वन जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। यहां पे आप देखते हैं समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यू सी हियर कि ये जो सारे पिटकास थे, त्रिपिटकास, इनको फाइनली प्रॉपरली लिखा गया पाली लैंग्वेज में, ठीक है। पाम लीव्स जो होते हैं उनमें इनको लिखा गया, इससे पहले इट वाज ऑल ओरल। अब ओरली अगर बोल रहे हैं तो इसमें एक ऐसा चांस है कि कुछ चीजें आप मिस आउट कर जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन कुछ गलत हो जाए इसमें। तो जब आप लिख देते हैं चीजें चेंज करना मुश्किल हो जाती है ना। तो दैट इज वाई दे रियलाइज दिस, एंड फोर्थ काउंसिल जो है कश्मीर में जो हुआ उसमें इन्होंने इनको पाम लीव्स में फाइनली लिख दिया। अब त्रिपिटकास लिखे गए फाइनली। एंड यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं, दैट इज स्कीज्म। स्कीज्म का मतलब मैंने क्या बोला था कि डिवीजन होता है। आपको याद होगा सेकेंड काउंसिल में ही कुछ एक छोटा सा ग्रुप था जो बोल रहा था कि हमें चेंज होना चाहिए समय के साथ। यहां आते आते वो ग्रुप थोड़ा बड़ा हो गया था। तो अब क्या हुआ, कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि हम इन्हीं जो इनिशियल आइडियाज थे बुद्ध के, जो इनिशियली बुद्ध ने हमें सिखाया था उन्हीं को फॉलो करेंगे, हम चेंज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि दोज आर ओरिजिनल आइडियाज ऑफ बुद्ध। लेकिन कुछ एक ऐसा ग्रुप था जो अभी बड़ा हो चुका था जिसने बोला कि हमें चेंज करना पड़ेगा, खुद को समय के साथ बदलना है हमें। वी कैन नॉट बी द सेम ओल्ड, जो बुद्धिज्म हुआ करता था, वी कैन नॉट बी द सेम। तो इसलिए यू विल सी कि यहाँ पे हो गया डिवीजन, एंड डिवीजन हुआ तो जो ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करने वाले थे वो बन गए हिनयान बुद्धिज्म वाले लोग, एंड जो नए स्कूल से है मतलब जो बोल रहे थे कि हमें चेंज होना पड़ेगा, वो बन गए महायान बुद्धिज्म, ठीक है। सो नाउ वी हैव 2 स्कूल्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे सब स्कूल्स भी हुए एंड ऑल ऑफ दैट, एंड नॉट जस्ट 2, इसके बाद और भी डिविजन्स होने लगे, बट द प्राइमरी जो स्कूल्स थे वो हिनयान एंड महायान, यही 2 स्कूल्स आप बोल सकते हैं। नाउ आई वांट यू टू नोट दिस डाउन, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को, 1 2 3 पॉज, ओके। तो आई होप लिख लिया होगा। देन मूविंग अहेड टू दिस, विच इज द कॉजेस फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। अब यहां पे वी विल कम टू एन ओल्ड कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझिए आप, जिन चीजों का ये ऑल्टरनेटिव बन के आया, जिन चीजों का रिएक्शन बन के आया, जब यही चीजें फिर से यहाँ पे बुद्धिज्म में आ गई तो लोगों ने सोचा इट इज द ओल्ड थिंग, मतलब वही चीज है जिससे हम बच के यहाँ पे आए थे, नए रिलीजन में आए थे, बट वही चीजें अब यहीं पे आ गई है। कौन सी चीजें थी? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि ये जो त्रिपिटकास है ये पाली में लिखे गए, राइट। पाली वॉज द लोकल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, जो लोगों को, जो कॉमन मैन है उसको ये पाली लैंग्वेज ही आता था। नॉट एवरीवन न्यू संस्कृत, मैंने आपको बताया है ना, ये तो ब्राह्मणों का, इलीट्स का लैंग्वेज हुआ करता था संस्कृत।
पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। तो इन द सेम वे जब महायान बुद्धिज्म आया, जो नया था, जो चेंज हो रहा था, है ना, जो बोलता था कि समय के साथ बदलना चाहिए, इन्होंने क्या किया कि ये बेसिकली जो इनके रिलीजियस लिटरेचर थे, इनको ये संस्कृत में लिखने लगे। अगर संस्कृत में लिख रहे हैं तो बेसिकली यू आर गोइंग बैक टू द सेम थिंग, राइट? तो फिर क्या फायदा हुआ? अगेन इट विल बी लाइक जो इलीट्स है वही पढ़ पाएंगे उसको, जो कॉमन मैन है वो नहीं पढ़ पाएगा, राइट? देन अगेन इफ यू सी कि इसमें भी कुछ रिचुअल्स आने लगे। अब जब रिचुअल्स आ गए फिर तो इट्स द सेम थिंग अगेन कि आप रिचुअल से ही तो बच के आए थे कि इसमें रिचुअल नहीं है, फिर से यहां पे रिचुअल आ गया है। फिर एक और चीज आप देखते हैं कि आइडल वर्शिप करने लगे हैं। महायान बुद्धिज्म में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अब बुद्ध तो नहीं रहे, पर उनका अगर कोई स्वरूप हमें मिल जाए, जैसे उनकी कोई मूर्ति बना ले हम, उनका कोई पेंटिंग बना ले, उसकी अगर पूजा करें तो वो हमें ज़्यादा हेल्प करेगा, ऐसा बोला महायान बुद्धिज्म ने, ठीक है। एंड देन इन्होंने, आप जो देखते हैं आज बुद्ध की तस्वीरें, मूर्ति एंड ऑल दैट, ये सब महायान बुद्धिज्म में ही है, ओके। तो दैट इज हाउ ये फिर से आ गया। अब प्रॉब्लम ये था कि ये जो आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट है, ये तो था ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में ना, ये लेटर वैदिक एज का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है इट इज अ कोर थिंग ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन इन द लेटर वैदिक एज, इसी को अभी आप फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम नाउ। जिन चीजों से आप भाग के आए थे, बच के आए थे, वही चीजें आप फिर से फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए एक यू विल स्टार्ट सीइंग की डिक्लाइन होने लगा। देन इसी समय पे आप देखते हैं कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस जो है वो फिर से राइज करने लगे थे, ठीक है। बीच में डिप हो गया था जब ये नए नए रिलीजन्स आ गए, बट एक पॉइंट पे फिर से ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन फिर से राइज पे जाने लगा। उसी समय आप देखेंगे कि भगवतिज्म भी आ गया। भगवतिज्म इज बेसिकली कि भगवान कृष्ण जो है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो लोग उनको बहुत मानने लगे, तो भगवतिज्म आया एंड जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था वो फिर से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, उसका फिर से पॉपुलैरिटी राइज होने लगा। देन आप देखते हैं कि हुन्स आए थे 5th-6th सेंचुरी के समय, फिर टर्किश इन्वेडर्स भी आए थे 12th सेंचुरी के समय। जब इन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया तो बहुत सारे मोनेस्ट्रीज, चैत्यस, विहाराज, इनको तोड़ दिया इन्होंने, तो उससे भी काफी डिक्लाइन हुआ ऑफ बुद्धिज्म, ओके। सो नाउ आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड कि क्यों डिक्लाइन हुआ इंडिया में बेसिकली। तो अगर आप इसको पॉज कर ले तो यू कैन राइट इट। सो 1 2 3 पॉज। फाइन, तो लिख लिया होगा आपने। बाय द वे, अगर आपको लगे कि ये टेक्स्ट बहुत छोटा है तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम करके भी आप लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि बुद्धिज्म का इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं दैट इज द वैल्यूज, मतलब जो अहिंसा का जो वैल्यू दिया गया वो आज भी फॉलो होता है, राइट। इफ यू सी देयर आर मेनी लीडर्स लाइक महात्मा गांधी जो अहिंसा को फॉलो करते थे। ये सारे वैल्यूज, इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ? इनका स्टार्ट यहीं से हुआ इंडिया में। इफ यू सी, बुद्धिज्म वाज दैट रिलीजन जो हमें बताता है कि वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरीवन एंड नॉट किल एनी लिविंग बीइंग। तो यहीं से ये आता है। दूसरा जो आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, बहुत सुंदर सुंदर भव्य स्तूपास बनाए गए थे बुद्धिज्म में। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि क्या स्तूपास यहीं से बेसिकली बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। तो अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा गया था कि प्री बुद्धिस्ट बेसिकली आर्किटेक्चर हुआ करता था स्तूपा। मतलब ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म से ही स्तूपास आए, इससे पहले भी स्तूपास हुआ करते थे, बट ऑफ कोर्स पॉपुलराइज किया गया बाय द बुद्धिस्ट्स, ठीक है। तो ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि इट वाज नॉट ओनली इन बुद्धिज्म कि आप स्तूपास देखते हैं, इससे पहले भी स्तूपास थे। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली एक लाइन लिखा गया है, ओके। सो इसका मतलब ये भी है कि एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट, नए एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप स्तूपास के बारे में देखते हैं, सांची स्तूपा इज देयर, देन भरूच में आप देखते हैं, फिर गया में देखते हैं। इनफैक्ट अमरावती के एक डैमेज स्तूपा के बारे में भी एनसीईआरटी में बताया गया है, ठीक है। फिर चैत्याज, विहाराज, ये सारे आर्किटेक्चर यू स्टार्ट सीइंग। ऑल्सो आप इन स्तूपास में आप देखते हैं अबाउट द स्कल्पचर्स, बहुत सारे जाटका टेल्स के बारे में बताया गया है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ बुद्धिज्म। देन यू सी एजुकेशन।
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा ऐसे यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश किए गए थे। एंड इन यूनिवर्सिटीज़ में बाहर से लोग आते थे। यू नो अबाउट ह्यूएन सांग जो आए थे नालंदा में पढ़ने के लिए अबाउट बुद्धिज़्म, राइट? तो इनसे क्या हुआ, एक एजुकेशन हब बन गया था इंडिया उस समय। तो लोग बाहर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए। आज इफ़ यू सी यू नो द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इंडिया में, लेकिन उस समय बिकॉज़ ऑफ बुद्धिज़्म, क्योंकि इन्होंने ऐसे-ऐसे यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश कर दिए जहाँ पे बहुत उन्नत बेसिकली लिटरेचर या उन्नत टाइप की फ़िलॉसफ़ीज़ पढ़ाई जा रही थी। तो लोग बहुत दूर से, बहुत बाहर से कंट्रीज़ से आ रहे थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। देन ऑल्सो यू सी अ ग्लोबल लिंक, क्योंकि आई स्पोक अबाउट अशोक, कैसे अशोक ने बुद्धिज़्म के स्प्रेड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। तो इससे क्या होता है कि आज अगर आप देखिए, ऑल्दो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है एंड वी स्पोक अबाउट डिक्लाइन इन इंडिया, लेकिन आप देखते हैं कि बाहर के देशों में आज भी बुद्धिज़्म जो है काफ़ी पॉपुलर है एंड बहुत लोग हैं जो बुद्धिज़्म को मानते हैं आज भी। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड इसको आप लिख लीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, सो 1 2 3 पॉज। लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ कमिंग टू समरी एंड कंक्लूजन। अब ये जो समरी एंड कंक्लूजन है, ये बेसिकली जो भी हमने पढ़ा उसी का समरी है। अब इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज, मैं अभी आपको बताऊंगा पॉज करने के लिए। तो व्हेन यू राइट दिस, ठीक है, इसको जब आप लिखेंगे पढ़ के, तो आप बस एक बार नोट्स को बिना देखे, अपने नोट्स को मत देखिएगा, आप बस आंख बंद करके एक बार जस्ट ट्राई कीजिएगा सोचने का कि हमने क्या पढ़ा। इट्स ओके अगर सब कुछ आपको याद नहीं आए, दैट इज फाइन। ठीक है, बट जस्ट एक बार ट्राई कीजिए अपने माइंड को रिफ्रेश करके कि क्या पढ़ा था हमने, बस उसी चीज को सोचने के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस आउट टू यू, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू एक बार पॉज द वीडियो, एक बार इसको लिख लीजिए एंड इसके बाद बस इसी चीज को देख के आप रिफ्रेश कर लीजिए कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, सो 1 2 3 पॉज। आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, एंड आई होप आपने रिफ्रेश भी कर लिया होगा अपने माइंड में कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। ठीक है, दिस इज लाइक अ स्मॉल रिविजन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ठीक है, अब आते हैं आज के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन? पहला सरमन बुद्ध ने कहां पे दिया था? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट्स में लिखना है कि पहला सरमन कहां पे दिया था, एंड जो भी करेक्ट आंसर्स देंगे वो सारे कमेंट्स में डिस्प्ले करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो यही था आज का बेसिक लेक्चर। नाउ द थिंग इज कि लेक्चर तो आपने पढ़ लिया है, यू हैव सम आइडिया ऑल्सो ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अभी हमें करना पड़ेगा PYQs। ठीक है, तो PYQs के लिए लाइक आई हैड टोल्ड यू, ऐप पे जाइए या अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाइए, अरुणव दास सर्च कीजिए। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन यू गो टू फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस में जब आप जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी दिस। ओके, मैं फिर से बता दूं, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है इसके लिए। दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू जस्ट हैव टू रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड उसके बाद आप ये मेरे साथ ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड अगेन लेट मी टेल यू PYQs हम कैसे करते हैं। आई शो यू द क्वेश्चन, पोल होता है जिसमें आपको आंसर देना होता है। डज नॉट मैटर आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं, रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हम इसके बाद इसको समझेंगे, इस टॉपिक को समझते हैं, एंड वी ऑल्सो डिस्कस द ऑप्शंस। फाइन, उसके बाद वी सी कि क्या हम कोई हैक से इसको सॉल्व कर सकते थे। वी ऑल्सो सी कि यूपीएससी फ्यूचर में यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछना चाहता है, या व्हाट कैन वी डिकोड अबाउट दीज क्वेश्चंस। ओके, एंड लाइक आई सेड कि सिर्फ CSE प्रीलिम्स नहीं, हम CAPF CDS के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो बस यही था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज द नेक्स्ट लेक्चर इज़ गोइंग टू कम वेरी सून। एंड अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल, सो लेट्स क्रैक इट।